नमस्कार बच्चों। सेंट मेरी मलंकड़ा हाई स्कूल कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं से दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ का आधा पाठ हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी कि आगे के परिच्छेद पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि आदिम काल से यानी कि आदिम अवस्था से आधुनिक युग तक मनुष्य ने जितना भी विकास किया है उन सब का कारण क्या है? मनुष्य का विकसित मस्तिष्क। जी हाँ बच्चों, मनुष्य का विकसित मस्तिष्क। और इसी मनुष्य के मस्तिष्क ने भाषा की खोज की और भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है। बच्चों, दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। यानी कि आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व प्रगति की ओर बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है? भाषा। भाषा के कारण ही पूरा संसार विकसित हो रहा है। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। भिन्न मतलब होते हैं बच्चों अलग। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं, जैसे कि हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ। अब वर्ष शब्द यह हिंदी का है और गांठ संस्कृत का। उसी प्रकार से मांग पत्र, मांग शब्द हिंदी का है और पत्र संस्कृत का। अब हिंदी और संस्कृत से बने शब्द वर्षगांठ और मांग पत्र, अब ये शब्द हिंदी के ही बन के रह गए हैं। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं हिंदी में अरबी फारसी से बने शब्द थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग। और अरबी और फारसी से बने शब्द बीमा, पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। अब बच्चों देखो कि हिंदी में संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द आने से क्या हुआ है? हिंदी का जो शब्द संसार है, यानी जो हिंदी का जो शब्द भंडार है, वो क्या हुआ है? समृद्ध हुआ है। समृद्ध यानी धनवान होना, संपन्न होना, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ यानी कि मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। और कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। अब बच्चों, लेखक यहाँ उदाहरण देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, मतलब अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि अपनी माँ को पल्लों पकड़कर, आँचल पकड़कर बैठे रहते हैं। वे किसी और बच्चों से मिलते जुलते नहीं, उनके साथ जाना पसंद नहीं करते, है ना। उसी प्रकार से कुछ भाषाएं भी ऐसी होती हैं जो अपनी मातृभाषा में, जो उनकी मदर टंग है, उनको छोड़कर किसी और भाषा में मिश्रित नहीं होते, यानी मिक्स नहीं होती। लेकिन उसी जगह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बिंदास होते हैं। बिंदास यानी बहुत निडर होते हैं, डरते नहीं। वह पहली बार में ही किसी से भी मिल जाते हैं और इतने घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है वो बहुत पहले से जान पहचान है। तो उसी प्रकार से कुछ भाषा भी ऐसे होते हैं जो बड़े बिंदास होते हैं, वो किसी भी भाषा में मिक्स हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी एक जगह बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। अब बच्चों देखो कि अनेक शब्दों के, भाषाओं के हमारी भाषाओं में मिलने से क्या हो रहा है? हमारी भाषा समृद्ध होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे शब्दों के लिए प्रतिशब्द होते ही नहीं। अब जैसे कि हम रोज़ हिंदी में ही बात करते हैं, जैसे कि
अब हिंदी में बात करते करते हम सॉरी, थैंक यू, ओके, बाय ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास दूसरे कोई शब्द होते ही नहीं है, हमें याद ही नहीं आते। अब ऐसा लगता है ये हमारे ही शब्द हो गए हैं और एकदम से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। अब बच्चों ऐसे हज़ारों शब्द हैं जो अंग्रेजी, पुर्तगाली यानी कि पुर्तगीज़ यानी कि अरबी फ़ारसी से आए हुए शब्द हैं। लेखक कहते हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे कि ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ये शब्द अब ऐसे हो गए हैं कि हमें इनकी आदत सी हो गई है। हमें इनके हिंदी के जो दूसरे प्रतिशब्द हैं हमें पता ही नहीं, और हम जब बात करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये शब्द दूसरी भाषाओं के हैं। लेकिन अब हमें इनकी इतनी आदत बन गई है कि हमारे ही भाषा में घुल मिल गए हैं और हमें इनकी आदत सी बन गई है। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण लाइन है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सुंदर शब्द हैं, हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए, ना कि अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लेखक यहाँ अपना दुख व्यक्त करते हुए उदाहरण सहित हमें बताते हैं कि हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे कि माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। बच्चों, लेखक यहाँ कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ शब्दों का उपयोग अपनी ही भाषा के शब्दों में करना चाहिए, जैसे माँ, आई, अपने जो रिश्तेदारों के लिए जो हम संबोधित करते हैं, उच्चारण करते हैं ऐसे शब्दों को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम मम्मी, डैडी, अंकल, आंटी इस तरह से अपने परिवार के सदस्यों को ही संबोधित करते हैं, तो उसमें वह अपनापन नहीं आता। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि कई बार हमें अपने ही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द हैं और हम उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग कर कर हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुंदर शब्दों का, अपनी सुंदर भाषा के शब्दों को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लेखक मानते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे मुख से उच्चरित यानी हमारे मुंह से उच्चरित शब्द, निकले हुए शब्द हमारे चरित्र यानी कि हमारी कैरेक्टर, हमारी बुद्धिमत्ता, हम कितने बुद्धिमान हैं, कितनी विद्वान हैं, हमारी समझ और हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं, है ना। अगर हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं तो सामने वाला हमें क्या कहेगा, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है, इसे भाषा का सही प्रयोग करने नहीं आ रहा है ना। और उसी जगह हम अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर हमारा प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। बच्चों, लेखक यहाँ कहते हैं कि कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना यह भी एक कला है ना, कि हम कितनी कम शब्दों में कितना अच्छा बोल सकते हैं। या बहुत से लोग अपनी 2 लाइन की कविता में 2 पंक्तियों में इतना अच्छा लिख जाते हैं, उसमें बहुत कुछ अर्थ होता है, समझने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये लिखना, यह बोलना, यह भी एक कला है। और यह कला हमें कैसे प्राप्त होती है? यह कला हमें पुस्तकों के वाचन से प्राप्त हो सकती है। जितना हम पढ़ेंगे, जितनी पुस्तकों का हम वाचन करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी जाकर हमें ये कला प्राप्त होती है ना बच्चों। लेखक कहते हैं कि यदि हम बात करते हुए, किसी से बोलते हुए हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, एक गलत शब्द भी क्या होता है,
हमारे दोस्तों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन बात बात में अगर हमारे मित्र के लिए हमसे कुछ गलत शब्द का उपयोग हो जाता है, हम ऐसा शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग हम कर लेते हैं अपने मित्र से, तो क्या होता है उससे हमारे बीच में दरार पड़ जाती है, वह दोस्ती खत्म हो जाती है। कई बार तो नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। वर्षों की दोस्ती पल भर में कुछ शब्दों की वजह से टूट भी जाती है। तो लेखक यह कहते हैं कि हमें भाषा बोलते वक्त सही शब्दों का उच्चारण करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें किसके सामने कैसा बोलना है, यह हमें हमारा अनुभव सिखाता है, यानी हमारा एक्सपीरियंस। कई बार बच्चों हमें खुद को पता चलता है कि हमने फला व्यक्ति के सामने अपशब्द का उपयोग किया है, या अपने से बड़े व्यक्ति के सामने हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें खुद को अपनी गलती का एहसास होता है, तो हमारा अनुभव है वह भी हमें भाषा का सही उपयोग करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें सिखाता है कि हमें कहाँ और कैसे किससे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और कई बार हमें कुछ लोगों का भाषण इतना पसंद आता है कि हम उनके ही रास्ते पर चलते हैं, उनके ही मार्गदर्शन पर चलते हैं कि नहीं, हमें भी ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और वाचन से भी हम अपने आप को बहुत ही सक्षम बना सकते हैं। वाचन से क्या होता है, वाचन से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, हमें नई भाषा, नए शब्दों का ज्ञान मिलता है, और हमें इसे सीखने मिलता है कि हमें किसके सामने कैसे किस प्रकार से बोलना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं सुंदर, उपयुक्त और अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसी के कारण अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अब बच्चों, जैसे कि उदाहरण के लिए परीक्षा में बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि टीचर मैंने तो 2 पेज लिखा, मैंने 3 पेज लिखा, फिर भी मुझे कम अंक मिले हैं, कम मार्क्स मिले हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग अनाप शनाप बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा प्रभाव भी बुरा पड़ता है, उसका जो असर है वो भी बुरा पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम में यानी परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अर्थ में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जितनी की हमें ज़रूरत है हमें उतना ही लिखना है। या फिर अच्छे नंबर के लिए हम पेज भर भर के लिख देते हैं तो उससे हमें अच्छे अंक नहीं मिलते। उससे क्या होता है, हमारा इंप्रेशन ख़राब होता है, कुछ भी लिख दिया है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी प्राप्त करने के लिए हमें कम शब्दों का, अर्थ में शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, तो ही हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। यदि हम अनाप शनाप लिख देते हैं तो उससे क्या होता है, मार्क्स कट जाते हैं, पूरे अंक नहीं मिलते, शिक्षक पर भी उसका अच्छा असर नहीं पड़ता, तो उससे हमें नुकसान ही पहुंचता है, हानिकारक यानी उससे नुकसान ही पहुंचता है। तो हमें अच्छे शब्द, अच्छी भाषा का प्रयोग करके ही लिखना या बोलना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है ना बच्चों। हर व्यक्ति के पास अपनी शब्द संपदा होती है, यानी उसे अपनी भाषा बोलने आती है, लिखने आती है, समझ में आती है ना। लेकिन इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, लेखक कहते हैं भाषा बोलना लिखना तो सबको आता है, लेकिन उस शब्द भंडार, उस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें रीडिंग करना चाहिए, जितना हो सके उतना हमें वाचन करना चाहिए। अगर हम अच्छी अच्छी पुस्तकों का वाचन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो शब्द संपदा है, यानी जो हमारे पास जो शब्दों का भंडार है वह बढ़ता है। हमें बहुत सी भाषाओं का, शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कैसे होगा, जब हम अच्छी पुस्तकों का वाचन करेंगे। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं जो हमें नहीं पता होते, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शब्दकोश यानी कि
शब्दार्थ जिसे कहते हैं, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, हमें उसका भी वाचन करना चाहिए। उससे हमें एक शब्द के अनेक अर्थों के बारे में हमें उसे पता चलता है। तो जितना हो सके उतना हमें शब्दार्थ का भी उपयोग करना चाहिए। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। अब बच्चों, लेखक कहते हैं कि हमें अपनी शब्दों की ताकत को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें हर दिन यानी कि हर रोज़ हमें शब्दों को यानी डिक्शनरी का पन्ना यानी एक पेज रोज़ पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? मन लगाकर ध्यान से पढ़ना चाहिए, एकाग्रता से पढ़ना चाहिए, और इससे हमारी शब्द संपदा बढ़ती है, यानी हमारा जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है। अगर हम रोज़ ध्यान लगाकर डिक्शनरी का एक पेज पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत सारे नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है ना। जैसे कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वह भी हमें पता चलता है, उसका भी ज्ञान हमें मिलता है, और इससे हमें शब्दों की ताकत के बारे में पता चलता है। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि अब आप तय करो कि आपको अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे उसे? हम वाचन करेंगे। वाचन यानी रीडिंग करेंगे। हमें अपनी भाषा को, अपने शब्दों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अधिक से अधिक वाचन यानी रीडिंग करना होगा। अच्छी पुस्तकों का वाचन करना होगा, तभी जाकर हम अच्छी भाषा के मालिक बन सकते हैं। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी अपनी शब्द संपदा को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? वाचन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वाचन करना। जितना हो सके उतनी अच्छी पुस्तकों का वाचन करना होगा, तभी तो हम शब्द संपदा के मालिक कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक ही भाषा, हम अनेक भाषा सीख सकते हैं। कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं, वो भी किससे? जब हम वाचन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे, साहित्यिक पुस्तकें पढ़ेंगे, तो हमें बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान भी प्राप्त होता है, और इससे हम क्या होते हैं? शब्द संपदा के मालिक, यानी हमारे पास भाषाओं का, शब्दों का भंडार हो जाता है और हम उसके मालिक कहलाएंगे। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, कठिन शब्द पढ़ने से पाठ पढ़ने और समझने में आसानी होती है। तो इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही कुछ मुहावरे भी हैं। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्द संपदा इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, शब्दों का यह संसार बड़ा डैश है, कैसा है? विचित्र। उसी प्रकार दूसरा रिक्त स्थान है, कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। तीसरा है, अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, यानी कि वन वर्ड आंसर। प्रश्न देखिए बच्चों, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन क्या कहलाता है? अब इसका एक शब्द में उत्तर क्या है? भाषा। दूसरा प्रश्न है, शब्दों को अर्थ कौन देता है? इसका उत्तर है मनुष्य। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन के अनुसार सफलता के लिए कितनी प्रतिशत परिश्रम की ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है 90। चौथा प्रश्न है, शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अब इसका उत्तर क्या है? शब्दकोश। यानी शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शब्दकोश को पढ़ना चाहिए, यानी कि डिक्शनरी। पांचवा प्रश्न है, शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? इसका उत्तर है साहित्य। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें जिसका वचन बदलना है।
जैसे यात्रा, यात्रा का क्या होगा? यात्राएं। संस्कृति, संस्कृति का संस्कृतियाँ। संसार, संसार का संसार होगा। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते, उसी प्रकार संसार है तो संसार का संसार ही होगा। आगे देखिए, नमूने, नमूने का नमूना। ध्वनि, ध्वनियाँ। दरार, दरारें। तरंग, तरंगे। कला, कलाएं। और आखिरी है भाषा, भाषा का होगा भाषाएं। बच्चों आशा है शब्द संपदा यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।